हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 5 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया गया? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 1 जनवरी या 31 दिसंबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 जनवरी। तो 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र और वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. मणिलाल का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? फेमस बॉटनिस्ट एंड साइंटिस्ट डॉक्टर के.एस. मणिलाल पास्ड अवे इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री? 2022, 2021, 2020, 2019? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित। तो के.एस. मणिलाल के बारे में और जान लेते हैं। एमिनेंट बॉटनिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी के.एस. मणिलाल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86। तो इनका निधन कितनी एज पर हो गया? 86 उम्र पर हो गया। ये कहाँ के थे? केरला के थे। नोन फॉर ट्रांसलेटिंग द एंशिएंट लैटिन टेक्स्ट, जो एंशिएंट लैटिन टेक्स्ट थे उनको कन्वर्ट करने के लिए इनको जाना जाता है। किस में कन्वर्ट किया था इन्होंने? इंग्लिश और मलयालम में कन्वर्ट किया था लैटिन टेक्स्ट को। हॉर्टस मालाबारिकस एक किताब है, उसमें जो लैटिन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट किया इंग्लिश और मलयालम में। In 2020, he was awarded the Padma Shri by the government for his contribution. तो 2020 में इनके योगदान के लिए इनको पद्म श्री से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण मजुमदार शाह, पृथ्वा सत्यपति, सूर्यबाला या साजी एन करुण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वा सत्यपति। तो पृथ्वा सत्यपति को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में और जान लेते हैं। तो पुरस्कार का नाम क्या है? गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार है। किसे मिला? तो प्रसिद्ध ओडिया कवि पृथ्वा सत्यपति को मिला। तो ये किस भाषाई कवि हैं? तो ये ओडिया भाषाई कवि हैं। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। गंगाधर मेहर के नाम पर गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई। पहली बार इसको कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। यह पुरस्कार कविता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। जिन कवियों ने साहित्य जगत पर विशेष रूप से कविता के माध्यम से प्रभाव डाला है उनको दिया जाता है। प्रदानकर्ता कौन है? कौन देता है इसे? तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष संबलपुर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के दौरान दिया जाता है। 5 जनवरी को संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस पर प्रसिद्ध ओडिया कवि पृथ्वा सत्यपति को वर्ष 2023 का गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र, एक शॉल और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। पृथ्वा सत्यपति के बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वा सत्यपति 1960 के दशक में अपने काम शेष जहाँ के लिए प्रसिद्ध हुई। उनकी रचनाओं का विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार की भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कर रहा है? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो गुजरात राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कर रहा है। आइए इसके बारे में और देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सेंसस वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 3 to 5 जनवरी। तो 3 से 5 जनवरी को यह सेंसस होगा, जनगणना होगी एट मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी। तो मरीन नेशनल पार्क और मरीन सेंचुरी में ये सेंसस होगा। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? जामनगर, गुजरात में ही लोकेटेड है। वेडर बर्ड्स आर बर्ड्स हैविंग लॉन्ग लेग्स। जो वेडर बर्ड्स हैं ये ऐसी चिड़िया हैं जिनके लंबे पैर, लंबी नाक, लंबी गर्दन, लंबी चोंच, एडेप्टेड फॉर वॉकिंग इन सैलो वाटर। उथले हुए पानी में चलने के लिए फेमस है। ऑन सर्वाइविंग ऑन फिश फ्रॉग्स, और ये किसको अपना भोजन बनाती है? फिश और फ्रॉग्स को अपना भोजन बनाती है। क्रेन्स, स्टॉक्स, सोबिल, एबिस, हिरॉन, फ्लेमिंगो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेडर बर्ड्स। तो ये वेडर बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। क्रेन्स, सारस, स्टॉक्स, सोबिल, एबिस, हिरॉन और फ्लेमिंगो इसके एग्जाम्पल हैं जो वेडर बर्ड्स के। देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और पहला समुद्री अभियान कहाँ है? तो ये कच्छ की खाड़ी, जामनगर, गुजरात में है। भारत का पहला समुद्री अभयारण्य 1980 में और 1982 में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
तो आपको बताना है जाति के आधार पर जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये आपको बताना है, मैं बता चुका हूँ इससे पहले आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल इन 2023। छठवां, पाँचवा, चौथा या तीसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छठवां। तो छठवां स्थान मिला है भारत को। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल इन द वर्ल्ड इन 2023। 2023 में भारत छठा सबसे बड़ा निर्यातकर्ता उभर कर सामने आया है। द कंट्रीज शेयर इन द वर्ल्ड्स टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट इन 2023 इज 3.9%। तो भारत के परिधान 3.9% से योगदान करती हैं पूरे विश्व के कपड़ों में, विश्व के परिधानों में। रिमेन्स द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन एंड बांग्लादेश। तो यूरोपियन यूनियन और बांग्लादेश के बाद भारत का स्थान आता है। ऑल मेजर कम्युनिटीज हैव रजिस्टर्ड पॉजिटिव ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स एक्सेप्ट वूल एंड हैंडलूम सेक्टर। तो जो वूल यानी कि ऊन और हथकरघा सेक्टर है, हथकरघा क्षेत्र है, इसको छोड़कर सब में बढ़ोतरी देखने को मिली है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। वाइल वूल डिक्लाइंड बाई 19%, वूल में हमने 19% की कटौती देखी है और हैंडलूम में यानी कि हथकरघा में हमने 6% की कटौती देखी है, मतलब एक तरीके से कमी देखी है। वेज commodity had the highest share in the export of textiles and apparel from India during the first half of 2024 and 2025। तो ये हो जाएगा रेडीमेड अपैरल। इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड कितना रहा था। तो 5.425 रहा था, 5.425 बिलियन रहा था। यही बात यहाँ पर की गई है। इसी दौरान देखिए यहाँ पर भी कहा गया है इसी बात को, इसी दौरान वस्त्र और परिधानों उत्पादों का आयात, जो आयात है 5.425 बिलियन रहा, और इसी दौरान वस्त्र में परिधानों का उत्पादों का निर्यात कितना रहा, 21.358 बिलियन रहा। तो जो आयात है उसमें तो 1% की गिरावट देखने को मिली है और निर्यात में 7% की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि सही है। आयात में कमी आनी चाहिए और निर्यात में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे कि देश विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं। संजय नायर, मनीष सिंघल, दिनेश मेहता, दीपक सूद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनीष सिंघल। तो मनीष सिंघल एसोचैम के नए सचिव बने हैं, नए महासचिव बने हैं। अब इनके बारे में देख और लेते हैं। एसोचैम की बात हुई तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक प्रमुख व्यापार और उद्योग संगठन है जो भारत में ट्रेड और इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। इसका अगर हम बात करें एक तरीके से तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में है, और प्रेसिडेंट कौन है, संजय नायर हैं। अब देख लेते हैं जो नई अपॉइंटमेंट हुई हैं, राज्यपालों की अपॉइंटमेंट हुई है, उनको देख लेते हैं। एक मिनट इसको हटाऊं पहले मैं। आरिफ मोहम्मद बिहार के नए राज्यपाल बनी। वी.के. सिंह मिजोरम के नए राज्यपाल बनी। मणिपुर के राज्यपाल बनी कौन, अजय कुमार भल्ला। हरि बाबू कम्बमपति ये उड़ीसा के राज्यपाल बनी। केरल के राज्यपाल कौन बनी, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो वी राम सुब्रमण्यम बने। यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने, तो मदन लोकुर बने। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने, फ्लेमोन यंग बने। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन बनेंगे, आशीष खन्ना बनेंगे फ्रॉम मार्च 2025, यानी कि 2025 मार्च से बनेंगे, पर वर्तमान में कौन है, अजय माथुर हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, अरुणेश चावला हैं। फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन है, तो ये तुहिन कांता पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। अभी रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। उद्देश्य क्या है, हमारे सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्स की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वॉरफेयर की तैयारी में आधुनिकता लाना इसका उद्देश्य है। 2025 में राज्य
रक्षा मंत्रालय साइबर और स्पेस जैसे नए क्षेत्रों और उभरती टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो सुधार लेकर आना है अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह में। AICTE हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, इसने 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। नेपाल ने 2025 को विश्व विशेष पर्यटन के लिए घोषित किया है। और भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। UNGA ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन व्यू, वन नेशन वन शेयर, वन नेशन वन लाइक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो ये जो योजना है 1 जनवरी 2025 से लागू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बारे में और देख लेते हैं। रिसेंटली ऑन 1 जनवरी 2025 द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द वन नेशन। तो हाल ही में 1 जनवरी 2025 को यूनियन कैबिनेट ने, जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने एक योजना निकाली है। क्या निकाली है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इस योजना के तहत क्या है? दिस विल प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू इंटरनेशनल जर्नल्स। इससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं इनकी फ्री एक्सेस मिलेगी एंड रिसर्च पेपर्स टू मोर देन 1 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट्स। तो 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा बच्चों को इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़ने को मिलेंगे और रिसर्च पेपर्स देखने को मिल सकते हैं अगर ये चीज़ हो जाती है तो। अंडर दिस स्कीम ऑल सेंट्रल एंड स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री विल गेट एक्सेस टू इंटरनेशनल जर्नल्स थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। अगर ये कार्य हो जाता है तो इससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर सबको मिल सकते हैं, चाहे वो स्टेट एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे कोई सा भी कहीं का भी कोई सा इंस्टीट्यूशंस हो, सबको मिलेगा। दिस स्कीम विल ऑपरेटेड बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क विच कम्स अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये जो स्कीम है ऑपरेट की जाएगी बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के साथ में इसको ऑपरेट किया जाएगा। A total of about 6,000 crore has been allocated for this scheme in 3 years till 2025। तो 6,000 करोड़ रुपए अगले 3 सालों के लिए 2025, 26, 27 के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए। दिस स्कीम विल फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम। तो ये भारत की शिक्षा प्रणाली को और अच्छा करेगा। अब देख लेते हैं वन नेशन वाली जो स्कीम रही उनको देख लेते हैं। तो जैसे समझिए यहाँ पर वन ट्रैप वन ट्री कैंपेन उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम ये केरला के द्वारा चलाई गई है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम ये ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने चालू की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ये किसने चालू की है? तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश है जहाँ पर यह लागू हुई है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम ये लॉन्च हो चुकी है, 2022 में लॉन्च हुई है। और किसने लॉन्च किया? PM मोदी ने लॉन्च किया था। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये कहाँ पर चल रहा है? तो हरियाणा में चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष हैं BJP के सांसद PP चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए? साई परांजपे, स्वप्न चौधरी, विभव तालुकदार, रघुपति भट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साई परांजपे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन हो रहा था। कहाँ पर? ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? वेयर वॉज 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस 2025 हेल्ड? अहमदाबाद, पुणे, भोपाल, न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भोपाल, C। भोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कौन सा है? भोपाल। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? मोहन यादव यानी कि MP जो हैं CM के नीचे जो कार्य करते हैं MP
द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द ऑटोमेशन ऑफ Varamihir एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी which also enable common citizens to use the telescope of the observatory from home। तो 30वां बनाया गया है, ये याद रखना आपको, अहमदाबाद गुजरात में। आयोजनकर्ता कौन है? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की बात करें तो फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? 1993 में हुआ था। 10 से 17 वर्ष के बच्चों को यह दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की अपनी रचनात्मकता और नवीनता दिखाने की और विज्ञान की पद्धति को उपयोग करके स्थानीय स्तर को अनुभव की गई सामाजिक समस्या को हल करने के लिए उसकी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक, विषय क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना उद्देश्य, मतलब एक तरीके से विषय है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक ही साथ 7,000 लोगों द्वारा गीता का पाठ करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सतत विकास लक्ष्यों को प्रगति मापने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो भोपाल बना। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ बना है? भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। भोपाल गैस ट्रेजरी गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी, बुक कौन सी है? तो द प्रिजनर ऑफ भोपाल, टिम वॉकर। तो इसी के साथ हम करंट अफेयर का सेशन खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के धन्यवाद।